दोस्तों नमस्कार, जय भीम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई धीरेन्द्र वर्मा बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज कुछ ज़रूरी बातें करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। दोस्तों, आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी आज तक इस देश की सत्ता इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के हाथ में क्यों नहीं आ पाई? उन लोगों की राज में हिस्सेदारी क्यों नहीं पड़ पाई? इन्हीं कुछ ज़रूरी बातों पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले मैं उन सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों के मन में ये है कि धीरेन्द्र वर्मा ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है और धीरेन्द्र वर्मा एमपी एमएलए बनना चाहता है, तो सबसे पहले मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि धीरेन्द्र वर्मा ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, चुनाव लड़ा है या राजनीतिक क्षेत्र में आया है तो एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं आया है। धीरेन्द्र वर्मा का उद्देश्य इस देश के अंदर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन करना है। धीरेन्द्र वर्मा का उद्देश्य इस देश की सत्ता की मास्टर चाबी इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के हाथ में देनी है ताकि वो अपने भविष्य का, अपने भाग्य का, अपने बच्चों का फैसला खुद कर सकें। लगभग 3-4 हज़ार सालों से इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोग सत्ता से कोसों दूर हैं। सत्ता में उनकी हिस्सेदारी ना होने की वजह से, राज में उनकी हिस्सेदारी ना होने की वजह से आज उनका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो स्टेटस है वो किसी से छिपा नहीं है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो 100 में 90 वोट इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों का है। 10 वोट उन लोगों का है जो शोषण करने वाले लोग हैं। 10 वोट उन लोगों का है जो लोग कभी नहीं चाहते हैं कि इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोग अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ें, अपने भाग्य का फैसला खुद करें। वो 10 वोट वाले लोग कभी नहीं चाहते हैं कि उनके हाथ से सत्ता चली जाए और उन लोगों के हाथ में सत्ता आ जाए जो हजारों साल से उनकी गुलामी करते आ रहे हैं। दोस्तों, 1947 से पहले किसी को वोट का अधिकार नहीं था। 1947 से पहले राजा वही बनता था जो रानी के पेट से पैदा होता था। उस समय इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के पास राज में हिस्सेदारी डालने के लिए, सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था और वो अपना जीवन मजबूरी, बेबसी, लाचारी और दुख तकलीफ में बिताने को मजबूर थे। लेकिन जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद ये तय हुआ कि अब वोटों से इस देश के राजा का चुनाव होगा। जब वोटों से राजा बनने का अधिकार मिला, लेकिन वोटों के अधिकार मिलने के बाद भी आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद में भी
आज सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में है, इस देश का पूरा संसाधन उन्हीं लोगों के हाथ में है, इस देश का पूरा पावर उन्हीं लोगों के हाथ में है जिन लोगों के हाथ में 1947 से पहले इस देश की पूरी व्यवस्था हाथ में थी। वोट का अधिकार मिलने के बाद भी, आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी आज इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के हाथ में राजनीतिक सत्ता क्यों नहीं आई, राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी क्यों नहीं आई, आज ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। दोस्तों, इस पूंजीवादी मानसिकता, ये शोषणवादी मानसिकता के खिलाफ लड़ाई आज नहीं शुरू हुई है। इस लड़ाई को आज से 2500 साल पहले क्षत्रिय समाज में जन्मे, पूरी दुनिया को मानवता और करुणा का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध ने शुरू करी थी, जिन्होंने मानवता का संदेश दिया, न्याय का, समानता का संदेश दिया, जिन्होंने विज्ञान को प्राथमिकता दी। लेकिन दोस्तों, महात्मा बुद्ध के चले जाने के बाद हजारों साल तक ये मूवमेंट, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई बंद पड़ी रही। फिर 1848 में माली समाज में जन्मे महात्मा ज्योतिबा फूले ने महात्मा बुद्ध की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और 1848 से लेके 1891 तक इस देश के पूंजीवादी लोगों से, इस देश के सामंतवादी लोगों से महात्मा फूले लड़ते रहे। लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और वो अपने स्तर से लोगों को जागरूक करके जितना बदलाव कर सकते थे उतना बदलाव किया। दोस्तों, जब 1848 में महात्मा फूले ने इस आंदोलन को शुरू किया था तो महात्मा फूले माली समाज में पैदा हुए थे। माली समाज के लोग इस देश के दलितों से सामाजिक रूप पर कम सताए हुए लोग थे। इस देश के दलितों से थोड़ी बहुत उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत थी। जब महात्मा फूले ने इस आंदोलन को शुरू किया तो आंदोलन चलाने के लिए आपको पता है कि पैसों की ज़रूरत होती है, संसाधनों की ज़रूरत होती है। तो माली समाज के लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से एक एक आना, दो दो आना इकट्ठा करके महात्मा फूले को दिया। उन्होंने दुख मुसीबत उठाकर सीमित संसाधनों में इस लड़ाई को 1891 तक चलाया। 1891 में उनके परिनिर्वाण के बाद कोल्हापुर के महाराज, ओबीसी से कुर्मी समाज में जन्मे छत्रपति साहू जी महाराज ने इस आंदोलन को 1891 से लेकर 1932 तक चलाया। कुर्मी समाज भी इस देश के दलितों से सामाजिक आधार पर कम सताया हुआ समाज था। कुर्मी समाज के लोगों ने भी छत्रपति साहू जी महाराज को इस मूवमेंट को चलाने के लिए उनकी आर्थिक मदद की और 1891 से लेकर 1932 तक साहू जी महाराज ने इस मूवमेंट को चलाया। साहू जी महाराज के चले जाने के बाद इस मूवमेंट की जिम्मेदारी बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर आ गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 में जब इस लड़ाई को चालू किया तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन महात्मा फूले को माली समाज के लोगों ने चंदा दिया क्योंकि उनके पास चंदा देने के लिए पैसा था। छत्रपति साहू जी महाराज को कुर्मी समाज के लोगों ने चंदा दिया क्योंकि कुर्मी समाज के लोगों के पास
उनको देने के लिए चंदा था। लेकिन जब 1932 में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मूवमेंट को चलाना शुरू किया तो बाबा साहब अम्बेडकर को चंदा तो कौन देता। बाबा साहब अम्बेडकर जिस समाज से आते थे, दलित समाज से, उस समाज के पास तो खाने के लिए दाना भी नहीं था, तो वो चंदा क्या देता। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी बड़ी दुनिया की शिक्षा हासिल करने के बाद अपने सारे सुख और ऐशो आराम को छोड़कर महात्मा फूले और छत्रपति साहू जी महाराज और महात्मा बुद्ध के इस मानवतावादी मूवमेंट को बढ़ाने का संकल्प लिया और आर्थिक परिस्थितियों का सामना करते हुए, उन चुनौती से निपटते हुए, आधे पेट भूखे रह के बाबा साहब की पत्नी रमाबाई मुंबई की सड़कों पर रात में उपले बीन बीन कर इस मिशन मूवमेंट को 1956 तक चलाया। 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1946 में आज़ादी से पहले इस देश का संविधान बनना था। 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चुनाव हुए और चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर जीतकर संविधान सभा में पहुंचे पश्चिम बंगाल से। फिर उस जहां से बाबा साहब अम्बेडकर जीत के आए संविधान सभा का चुनाव, उसको कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रच के किस तरीके से बंटवारे में पाकिस्तान को दे दिया और संविधान सभा की सदस्यता बाबा साहब अम्बेडकर की चली गई। बाबा साहब अम्बेडकर की जब सदस्यता चली गई तो बाबा साहब अम्बेडकर दिन रात चिंतित रहते थे। मन ही मन वो अंदर से पीड़ित थे, क्योंकि उनका उद्देश्य संविधान सभा में पहुंचकर फूले और साहू ने, महात्मा बुद्ध ने जो मिशन मूवमेंट शुरू किया था उसको कानूनी जामा पहनाना चाहते थे, उसको कानूनन अधिकार बनाना चाहते थे, जो उनका सपना था। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बाद बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, आप लोगों को बताऊंगा अगर तो फिर बाबा साहब दोबारा एक सीट पर उपचुनाव जीतकर संविधान सभा में पहुंचे। संविधान सभा में पहुंचे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पूरे इतिहास को पढ़ रखा था। उनको पता था कि किसी संगठन को चलाने के लिए, किसी मूवमेंट को चलाने के लिए आर्थिक चुनौती कितनी बड़ी समस्या है। मैं तो इस दुनिया से चला जाऊंगा और मेरे बाद ये महात्मा फूले साहू जी महाराज और महात्मा बुद्ध का ये मानवतावादी मूवमेंट आगे कैसे बढ़ेगा। इस मूवमेंट को आगे चलाने वाले लोगों को भी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो उनकी आर्थिक जो चुनौतियां थी उनका समाधान कैसे किया जाए। जब संविधान बना, संविधान सभा की बहस आप उठाकर देख लीजिए। जब संविधान सभा में संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 बन रहा था, 15(3) और 16(4) बन रहा था, SC ST और OBC के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का, तो उसका किस तरीके से विरोध हुआ। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने तर्कों के आधार पर, अपनी विद्वता के आधार पर पूरी संविधान सभा को राजी कर लिया और इस देश के SC ST OBC को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे के गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण क्यों दिया था और बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान के अनुच्छेद 15(3) और 16(4) में सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया तो वो इसलिए दिया था कि ये गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और आर्थिक रूप से जब मजबूत होंगे, इनके पास पैसा होगा
तो जो भी इस मानवतावादी मिशन मूवमेंट को आगे चलाएगा उसको ये लोग आर्थिक रूप से मदद करेंगे और अपनी सैलरी का 10% हिस्सा इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए देने के लिए सरकारी कर्मचारियों से कहा था। उनको सरकारी नौकरी इसलिए नहीं मिली थी कि आप सरकारी नौकरी से अपना बंगला बनाएंगे, अपनी गाड़ी खरीदेंगे और अपने आप में मस्त हो जाएंगे। वो आपको 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए नौकरी करने के बदले जो तनख्वाह मिलती थी वो इस आधार पर दी गई थी, इसलिए दी गई थी कि आप इस मिशन मूवमेंट को आर्थिक रूप से चलाने में आगे इस समाज की मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे महापुरुषों के संघर्ष से, उनके बलिदान से इन लोगों को सरकारी नौकरियां तो मिल गईं, सरकारी नौकरियों से इनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई, लेकिन ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो कारवां जो पीछे पड़ा छूट गया था, उसको आगे बढ़ाने की बजाय इसको ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी पीछे खींचने का काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेरे नौजवान साथियों, दोस्तों, जिस शर्त के आधार पर पढ़ाई लिखाई का अधिकार मिला, जिस शर्त के आधार पर सरकारी नौकरियां आपको आपके महापुरुषों के संघर्ष पर मिली, अगर उन शर्तों पर ये लोग कायम रहे होते और बाबा साहब के त्याग संग, बाबा साहब, महात्मा फूले, साहू महाराज और महात्मा बुद्ध के त्याग और समर्पण की अगर इनके अंदर थोड़ी भी समझ होती और उसकी चिंता करते, तो मैं आपसे वादा करता हूं और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1952 में पहला पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, 60 और 65 तक इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के हाथ में इस देश की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी आ जाती। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब इन लोगों को आरक्षण की वजह से सरकारी नौकरी मिली तो इन लोगों ने अपने फायदे के लिए, अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, अपने छोटे छोटे हितों के लिए ज़्यादातर सरकारी कर्मचारियों ने इस बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट के ऊपर आगे बढ़ाना तो दूर की बात है, उसको ख़त्म करने का काम किया है। अरे मुझे वोट मत देना, मैं तुम्हारे वोट का भूखा भी नहीं हूँ। मैं ज़िंदगी में MP MLA बनूँ ना बनूँ, मेरी पार्टी आगे बढ़े या ना बढ़े, मेरा MP MLA बनना कोई मकसद नहीं है। ये सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की जो महापुरुषों की लड़ाई है, ये आगे बढ़नी चाहिए और ये आगे चलती चली जानी चाहिए। इसलिए धीरेन्द्र वर्मा इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में आया है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़के सत्ता हासिल करके बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने की लड़ाई लड़ रहा है। मैं इस मिशन में सफल होऊंगा नहीं होऊंगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझको इतना ज़रूर पता है, मैं अपने महापुरुषों ने जो बलिदानी दी, जो खून पसीना बहाया, उनके खून पसीने की और बलिदानी की मैं कीमत चुका रहा हूँ। मैं ईमानदारी से अपने महापुरुषों के दिए हुए अधिकारों से उनके कर्जे को उतारने का काम कर रहा हूँ। मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, आपको सरकारी नौकरी संविधान के अनुच्छेद 15(3) और 16(4) में मिली। आपने अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जाकर उन 10% लोगों से, 10 वोट वालों से समझौता किया कि हम आपको दलितों का वोट दिलाएंगे, पिछड़ों का वोट दिलाएंगे, और उनका वोट दिलाने के नाम पर आपने जाके इस विचारधारा को उन 10%, 10 वोट वालों के हाथ से बेचने का काम किया। इसलिए आज तक इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों की राज में हिस्सेदारी नहीं पड़ पाई। और इतिहास जब लिखा जाएगा और जब इस बात का आकलन होगा कि राज में इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों की हिस्सेदारी क्यों नहीं पड़ी, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फूले, साहू महाराज का मूवमेंट आगे क्यों नहीं बढ़ा, तो उसकी जिम्मेदारी
जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, फूले साहू महात्मा बुद्ध की वजह से सरकारी नौकरियां तो ले ली, लेकिन इस मिशन मूवमेंट को पीछे ढकेलने का काम किया। तो मैं इस देश के उन 90 लोगों से कहना चाहता हूँ, इस देश के गरीब शोषित पीड़ित वंचित लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको राज में हिस्सेदारी डालनी है तो आपको अब किसी के सहारे नहीं रहना पड़ेगा। आपको अपने अंदर खुद राजनीतिक चेतना पैदा करनी पड़ेगी। आपको सत्ता की समझ पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आप लोगों की राज में हिस्सेदारी पड़े। तो यही कुछ ज़रूरी बातें आज आप लोगों से करने आया था, और मैं सरकारी कर्मचारियों से एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप लोग इस मिशन मूवमेंट को बढ़ाने में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मदद करिए, उनका मोरल सपोर्ट करिए, उनका वोटों से सपोर्ट करिए। इस मिशन मूवमेंट को, इस त्याग, समर्पण और बलिदान को जो महापुरुषों ने कुर्बानियाँ दी हैं उसको बर्बाद करने का काम मत करिए। यही निवेदन आज आप लोगों से करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।